वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल अगर हम बेसिकली देखने जाए तो एक ये है कि एक सॉफ्टवेयर अगर हमें डेवलप करना है, एक एप्लीकेशन अगर हमें डेवलप करना है तो वो किस किस प्रोसेस के थ्रू होके गुजरेगा कि वो फाइनल स्टेज से लेके इम्प्लीमेंटेशन स्टेज तक जाए। एक रॉ प्रोडक्ट से लेके फाइनल प्रोडक्ट तक बनाने के लिए एक सिस्टम जो है वो किस प्रोसेस के थ्रू जाएगा, ये हम देखेंगे सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के लिए। इसके हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। इसके प्रॉपर्टीज़ ये है कि ये काफ़ी हाई क्वालिटी सिस्टम होता है जो कि कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस को मीट होना चाहिए। लाइक बट ऑब्वियसली यही तो एक क्या कहते हैं उसको, यही तो एक ऑब्जेक्टिव है कि जो कस्टमर कह रहा है उस कस्टमर्स के हिसाब से हमें उनको एक सिस्टम डेवलप करके देना है। सेकेंडली ये एक टाइम बाउंड मैनर में हमें करना है। थर्डली कि ये कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। और फोर्थ ये कि ये इफेक्टिवली काम करना चाहिए मेरे प्रेजेंट आईटी एनवायरनमेंट में। से फॉर एन एग्जांपल, मैंने एक सिस्टम एनालिस्ट को पकड़ा, मैंने उसको बोला कि मुझे अपने हिसाब से, अपने यूज़ के हिसाब से, मेरे जो भी रिक्वायरमेंट्स है उस हिसाब से मुझे एक सिस्टम डेवलप करके चाहिए। अब मेरा जो स्टार्टअप है ये काफ़ी स्टार्टिंग स्टेज में है, तो मेरे पास जो हाई एंड सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जो भी नीडेड है कि एक सॉफ्टवेयर को मैं ढंग से स्मूथली चला पाऊँ वो सारा अवेलेबल नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, मेरे पास सॉफ्टवेयर में ऐसा ही डिमांड करूँगी वो थोड़ा मतलब इतना भी हाई एंड वाला उसमें जो चीज़ें हैं वो ना यूज़ करे। तो जो सिस्टम एनालिस्ट है वो इस चीज़ को ध्यान में रख के सिस्टम मुझे उसी तरह से डेवलप करके दे, तो ही जो है वो सिस्टम थोड़ा यूज़फुल होगा मेरे लिए। वरना तो अगर वो मेरा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में बैठ ही नहीं रहा तो आई डोंट थिंक सो वो मेरे लिए यूज़फुल हो। फिर आएगा कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है ये कंसेप्चुअल मॉडल है। इसमें पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, ऑल्टरिंग सिस्टम, बट ऑब्वियसली क्योंकि अगर कोई हम चीज़ डेवलप कर रहे हैं तो देर आर चांसेस कि उसमें भी मिस्टेक्स हो सकते हैं। तो हम जो है ऑल्टरेशंस के लिए भी जो है हमें उसमें जगह बनानी है। फिर अगर इसमें अगर एमसीक्यू आ सकता है तो इसमें यही आएगा कि व्हाट आर द मतलब अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑप्शंस विच आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एसडीएलसी। पहला आ जाएगा कि मीट्स कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस। सेकेंड वन आएगा कि टाइम बाउंड मैनर में होना चाहिए। थर्ड आएगा कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। चौथा आएगा ऑल ऑफ द अबाउ, या फिर इनमें से एक आधी दिया होगा, बाकी के तीन कुछ अलग से दिए होंगे। तो इस हिसाब से जो है हमें एमसीक्यूज चूज करना होगा। अब प्रोसेस ऑफ एसडीएलसी जो है ये तीन प्रोसेस होते हैं, अजाइल, वाटरफॉल और स्पाइरल। अब अजाइल, वाटरफॉल और स्पाइरल जो ये तीन प्रोसेसेस है जिसके थ्रू हम जो है वो लाइफ साइकिल्स बनाएंगे। तो ये भी एमसीक्यू में आ सकता है। आपको चौथा ऑप्शन या तो ऑल ऑफ द अबाउ दिया रहेगा या फिर इनमें से कोई एक ऑप्शन दे के बाकी सारे कुछ अलग अलग ऑप्शन दिए होंगे, तो इसी हिसाब से जो है आपको चूज भी करना होगा सही वाला ऑप्शन। फिर आएगा कि एसडीएलसी जो है, एसडीएलसी एनालिस्ट क्यों यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेके ही चलते हैं कि से फॉर एन एग्जांपल हमारा जो डिपार्टमेंट का, जैसे ई ऑफिस सभी ने यूज़ किया होगा। ई ऑफिस जो है ये हमारा कोरोना के पीरियड में आया था। कोरोना के पीरियड में कहीं ना कहीं ये एक नीड आई कि एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो कि पूरा वर्चुअल ऑफिस के तरह ऑपरेट करे। तो वही जो हमें पूरा सिस्टम है वो लेके आया ई ऑफिस, जहाँ पे हर एक काम का अकाउंटेबिलिटी अच्छे से एस्टैब्लिश हो पा रहा है और सारी की सारी चीज़ें हैं वो काफ़ी एफिशिएंट मैनर में, जिस तरह से हम अपने ऑफिस में कर रहे हैं उसी तरह से हम जो है घर बैठे भी हम अपना वर्क फ्रॉम होम अच्छे से कर पाते हैं। तो समझ लो कि मुझे करना है ई ऑफिस का काम। तो अगर मैं स्टार्ट करूँ तो सबसे पहले तो मुझे उसकी रिक्वायरमेंट, मुझे उसकी नीड पता होनी चाहिए कि अगर मुझे उसकी नीड लगे तो ही मैं वो सिस्टम बनाने जाऊँगी। तो जैसे मुझे ई ऑफिस की नीड लगी, मैंने उसको प्लान किया। प्लान करने के बाद मैंने क्या किया, मैंने उसका अप्रूवल लिया। अब जैसे देखो ये रिक्वायरमेंट्स, डिज़ाइन, ये सारे हैं ना, इसके थ्रू नहीं जा रहे, हम एक अपना एग्जाम्पल सेट करें। तो जैसे प्लान किया उसके बाद हमने उस चीज़ की अप्रूवल ली। अप्रूवल मिलने के बाद जो है मैंने उस पूरा चीज़ का डिज़ाइन बनाया। डिज़ाइन इन द सेंस, डिज़ाइन में मैंने ये भी बनाया कि एक सिस्टम से मेरे एक्सपेक्टेशंस क्या है कि क्या होना चाहिए। सेकेंडली मैंने ये भी बनाया कि ये कितने टाइम में कौन सा उसका लाइफ साइकिल हो जाना चाहिए। ठीक है, तो जैसे एक स्केड्यूल मैंने बना लिया। ये बनाने के बाद मैं काम चालू करूँगी, जो भी मेरा कोडिंग वगैरह है वो सब मैं चालू करूँगी। उसके बाद जब मेरा एक पूरा सिस्टम या मेरा पूरा सॉफ्टवेयर बन के रेडी है, वो चीज़ मैं दूंगी टेस्टिंग के लिए, इवैल्यूएशन के लिए। इवैल्यूएशन के लिए मैं दूंगी डिपार्टमेंट के ही कुछ लोगों को कि आप इवैल्यूएट करके देखो कि आपको अभी इसमें कौन सी नीड लग रही है।
फिर जो लोग यूज़ कर रहे हैं वो अपनी ओर से मुझे थोड़ा बहुत बताएंगे कि जो है इसमें समझ लो कि अगर कोई फाइल सेंड कर रहा है तो वो इंसान का नाम नहीं आ रहा या उसका पोस्ट नहीं दिख पा रहा। तो ये सारी चीज़ें जो नई नई चीज़ें मतलब मुझे पता चल रही, जो मुझे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मिल रहा है, उस फीडबैक को भी मैं ऐड कर रही हूँ। तो इसी तरह से जो है मेरा टेस्टिंग भी हो गया। अब टेस्टिंग होने के बाद मैंने वो जो सॉफ्टवेयर है मैंने वो हैंड ओवर कर दिया मेरे क्लाइंट को। क्लाइंट को एक बार मैंने हैंड ओवर करने के बाद मेरा लास्ट चीज़ जो मेरे अकाउंट में बचता है वो होता है मेंटेनेंस। अब आगे कई बार आएगा कि अपडेट्स भी तो लाना ज़रूरी होगा। ऐसा नहीं है कि कोई सिस्टम है वो परफेक्ट होगा, जैसे ही टाइम जाता जाएगा ना वो आउटडेटेड होता जाएगा, उसमें अपडेट्स नहीं नेसेसरी रहेंगे। तो जैसे मैं अपडेट्स करती जाऊँ तो उस हिसाब से वो सॉफ्टवेयर भी अच्छे से और डेवलप होता जाएगा, वो अच्छे से और कस्टमर की नीड सेंट्रिक होता जाएगा। तो अब ये एग्जाम्पल को ध्यान में रख लो और अब आगे काम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब जैसे इन्होंने देखो क्या किया है, इन्होंने बोला है कि सिस्टम एनालिस्ट यूज क्यों करेंगे, मतलब क्यों यूज कर रहे हैं वो SDLC को। तो वो इसलिए है ताकि वो एनालिस्ट जो है वो डेवलप कर सके इंफॉर्मेशन सिस्टम। कैसे? फॉलोइंग एक्टिविटीज के थ्रू। रिक्वायरमेंट्स, यस हमने कंसिडर किया था रिक्वायरमेंट्स, फिर डिजाइन करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे डिजाइन को, टेस्टिंग होगा, डिप्लॉयमेंट होगा, यानी कि वो दे दिया जाएगा। उसके बाद ऑपरेशंस, मेंटेनेंस, फिर फेजेस ऑफ SDLC सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है वो एक सिस्टमैटिक अप्रोच है जो एक्सप्लिसिटली ब्रेक डाउन कर देता है वर्क के सारी फेजेस को। PC2 में आपने पर्ट चार्ट करके एक टॉपिक पढ़ा होगा जिसमें हम एक अगर कोई प्रोजेक्ट जो एक बड़ा सा प्रोजेक्ट है अगर हम उसको इम्प्लीमेंट करना है तो हम क्या करते हैं, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू या एक किसी सिस्टम के थ्रू हम उसको एक प्रॉपरली अरेंज कर देते हैं। तो उसी तरह से सिमिलर है काफ़ी, उसी तरह से होता है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कौन सा काम कब होगा उसको काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हम उसको फेज आउट कर देते हैं, इसीलिए यही यूज़ है SDLC का। फिर आएगा SDLC के फेजेस कौन से। अब जैसे देखो पहला फेज आ गया फिजिबिलिटी स्टडी और प्लानिंग। जैसे अगर समझ लो मेरा क्लाइंट मुझे आके कोई एक प्रोजेक्ट देता है, अब जैसे वो फिजिबल है या नहीं ये भी एनालाइज करना मेरा काम है। सिर्फ फॉर एन एग्जाम्पल मेरे पास एक क्लाइंट है और वो कहता है कि मुझे ऐसा चाहिए, मुझे एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना के दो जिसके थ्रू जो है मुझे सारे के सारे मेरे जो भी पहचान वाले हो, जो भी मेरे कॉन्टैक्ट्स में उनके बैंक डिटेल्स मेरे पास आ जाए। नाउ ये एथिकली भी ये सही नहीं है, ना ये लीगल है और ना ही ये फिजिबल हो पाएगा। फिजिबल क्या पता हो भी पाएगा एक ज़माने के बाद, लेकिन तो फिलहाल के लिए वो ना ही एथिकल है, ना ही लीगल है, ना वो फिजिबल है, तो मैं उनको तुरंत मना कर दूंगी। पर अगर वो कहीं आते हैं मेरे पास और वो ये कहते हैं कि समझो कई कई लोगों के ऐसे होते हैं उनके मल्टीपल बैंक अकाउंट्स होते हैं और उन सबको जो है ऑर्गेनाइज कर पाना या उन पे एक अच्छा खासा नज़र रख पाना कि कितना पैसा जा रहा है कितना आ रहा है ये सब रख पाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कुछ कुछ लोगों के लिए। तो इसी चीज़ के लिए जो है हमने मतलब वो मुझसे एक ऐसा सॉफ्टवेयर मांग रहे हैं जहाँ पे मैं एक ऐसा सिस्टम उनको डेवलप करके दूँ कि वो एट वन एप्लीकेशन वो सारे को वो मेंटेन कर पाए। तो ये तो फिजिबल है, यहाँ पे मैंने देख लिया कि हाँ ये चीज़ फिजिबल है, ये मैं बिल्ड करके देख सकती हूँ। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि फिजिबिलिटी स्टडी और प्लानिंग ये सब मुझे देखने हैं। अब ये फिजिबिलिटी स्टडी और प्लानिंग के दौरान जो है मुझे कई सारे थ्रेड्स, कंस्ट्रेंट्स, बहुत सारे मतलब जो मुझे लगता है कि ये सारी दिक्कतें आ सकती है मुझे बिल्ड करते वक्त, मतलब जो मेन ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला फेज है वो यही है कि फिजिबिलिटी स्टडी। यहाँ पे ही मुझे पता चल जाएगा कि मेरा सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप होगा भी या नहीं। सेकेंड आएगा एनालिसिस और स्पेसिफिकेशन। यहाँ पे मुझे जो सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको मैं गैदर करूँगी, मैं उसको एनालाइज करके मैं उसको वैलिडेट करूँगी इन्फॉर्मेशन को कि जो भी इन्फॉर्मेशन मिली है वो सही है। उसके बाद आएगा रिक्वायरमेंट्स एंड प्रोटोटाइप्स। जो मुझे है न्यू सिस्टम के लिए जो भी मुझे प्रोटोटाइप्स रिक्वायर्ड है, मैं कौन सा लैंग्वेज यूज़ करूँगी कोडिंग का, ये सब मुझे ये एनालिसिस और स्पेसिफिकेशन वाले फेज में देख लेना है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो स्पेसिफाई करता है कि सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फंक्शनल और नेटवर्क रिक्वायरमेंट्स जो है सिस्टम के वो क्या क्या है। ठीक है, तो इस बस टर्म को आप याद रख लीजिए। फिर आएगा सिस्टम डिज़ाइन। अब जैसे कोई भी काम करना हो हम ऐसे ही नहीं कर सकते, जितना इंपॉर्टेंट प्लानिंग है उतना ही इंपॉर्टेंट डिज़ाइन भी है, ताकि जो है वो इफेक्टिवली
अप्लाई हो सके। अब सिस्टम डिज़ाइन जो करना है उसमें मुझे एप्लीकेशन देखना होगा, नेटवर्क, डेटाबेस, यूज़र इंटरफेसेस, ये मुझे सारे के सारे देखने होंगे कि मुझे कौन से यूज़ करने हैं, किस तरह के यूज़ करने हैं, ताकि मैं जो अपना सिस्टम है वो काफ़ी एफिशिएंटली बना पाऊँ, कस्टमर के नीड सेंट्रिक बना पाऊँ। फिर आएगा जो SRS डॉक्यूमेंट, मतलब जो मुझे मेरे क्लाइंट ने एक डॉक्यूमेंट दिया कि उनको सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ये जो सारी चीज़ें उनकी रिक्वायरमेंट्स है उसमें, तो उस रिक्वायरमेंट को मैं एक डॉक्यूमेंट से लेके मैं उसको एक फॉर्म दे पाऊँ, लाइक मैं उसका एक कुछ सॉफ्टवेयर बना पाऊँ, फिर मैं उस SRS को एक्चुअली यूज़ में लेके आ पाऊँ, वही है। फिर आता है कि स्पेसिफिकेशंस दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फिर कंटिजेंसी, ट्रेनिंग, मेंटेनेंस, लाइक ऑब्वियसली अभी हमने जब ऑफिस भी हमने जब स्टार्ट किया था, हमें क्या करना था, हमें काफ़ी बार ट्रेनिंग मिली। उसके बाद OIOS नाम का सॉफ्टवेयर आया, इसमें भी जो है काफ़ी बार ट्रेनिंग मिली, अभी भी ट्रेनिंग मिल रही है। प्रोग्रामिंग, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन प्लान, ट्रेनिंग इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग किसमें आएगा, सिस्टम डिज़ाइन में। आपको ये भी याद रखना है कि कौन से फेज में कौन सा काम हो रहा है, ताकि आप लॉजिकली कनेक्ट कर पाओ कि MCQs के दौरान कि सिस्टम डिज़ाइन के काम टाइम पे ये जो है कि क्रिएट अ कंटिजेंसी, ट्रेनिंग, मेंटेनेंस, ऑपरेशन प्लान, ये जो सब है ये सिस्टम डिज़ाइन के टाइम पे आएगा। फिर आता है हमारे इम्प्लीमेंटेशन में जो है हम इम्प्लीमेंट करेंगे डिज़ाइन को इनटू सोर्स कोड थ्रू कोडिंग। अब हम कोडिंग करके जो है पूरे जो हमारा डिज़ाइन था, जो हमारा SRS डॉक्यूमेंट था, उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। कंबाइन करेंगे सारे मॉड्यूल्स को एक साथ में ट्रेनिंग एनवायरनमेंट में ही एक्चुअली जो है हमें काफ़ी सारा डिफेक्ट्स और जो भी एरर्स है वो पता लग जाते हैं। फिर आएगा टेस्ट रिपोर्ट में हमें मिलेगी सारे एरर्स जो कि प्रिपेयर किए गए हैं। अब इम्प्लीमेंटेशन में ही एक्चुअली इन्होंने टेस्ट को भी इंक्लूड कर दिया है, तो टेस्टिंग भी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेस्टिंग में जो है हमें पता चलता है कि हमारे जो बनाए हुए सिस्टम में लूप होल्स कहाँ हैं, बग्स कहाँ आ रहे हैं। फिर आ रहा है कि इंटीग्रेट द इंफॉर्मेशन सिस्टम इनटू इट्स एनवायरनमेंट एंड इंस्टॉल द न्यू सिस्टम। अब जैसा मेरा जो ऑफिस का एटमॉस्फेयर है, मेरा जो IT इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें मुझे इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा ना, मुझे उसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को, ताकि मैं हर रोज़ उसको यूज़ कर पाऊँ डेली बेसिस पे इफ़ेक्टिवली। फिर आता है मेंटेनेंस और सपोर्ट मतलब यूजुअली वही कि कस्टमर केयर में मुझे रखना पड़ेगा, मुझे 1-2 लोगों को मुझे डिप्लॉय करना पड़ेगा, जहाँ पे वो लोग खाली उस पर्टिकुलर सिस्टम के क्वेरीज को हैंडल करेंगे। हम देख सकते हैं कि जैसे इवन इफ हमारे भी जो डिपार्टमेंट्स में नए सारे सिस्टम्स आए हुए हैं, उनमें भी यही चीज़ होती है कि अगर हमें कोई डिफ़िकल्टी आ जाती है, हमारे पास पर्टिकुलर कुछ नंबर्स होते हैं जिन पे कॉल करने से हम अपनी जो क्वेरीज है वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फिर आता है इट ऑल्सो इंक्लूड्स द हैंडलिंग एंड रेसिडुअल एरर्स, रिजॉल्व्स एनी इश्यूज दैट मे एग्जिस्ट इन द सिस्टम आफ्टर द टेस्टिंग फेज, इम्प्लीमेंट द चेंजेस दैट सॉफ्टवेयर माइट अंडरगो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। नाउ देखो, मेंटेनेंस एंड सपोर्ट में जैसे मैंने पहले भी ये चीज़ कही थी, अपडेशन उतना ही नेसेसरी है, वरना हमारा जो एप्लीकेशन है, हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो आउटडेटेड होता जाएगा। क्योंकि अभी ये जो हमारा जो ये टेक्निकल वाला जो फील्ड है, ये काफ़ी फास्ट पेस्ड है, ये काफ़ी डायनामिक है, यहाँ पे हर दिन कुछ नया आता रहता है। तो इस हिसाब से हम एक चीज़ पे रिडेंडेंट नहीं रह सकते, हमें कॉन्स्टेंटली जो है इम्प्रूवमेंट लाते ही रहना है, तो ही हम जो है एक अच्छा इफेक्टिव सॉफ्टवेयर बना पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा आएगा मेंटेनेंस एंड सपोर्ट में। फिर आया है यहाँ पे लाइफ साइकिल ऑफ सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन। अब ये बता रहे हैं कि मतलब एक इन शॉर्ट में बताया, जैसे रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन पहले आ गया कि रिक्वायरमेंट मैंने देख ली, उसके बाद मैंने देख लिया कि सच में वो फिजिबल है या नहीं वो सॉफ्टवेयर बना पाना। फिर एक बार मेरे को फिजिबिलिटी पता चल गई तो मैं क्या करूँगी, सिस्टम स्पेसिफिकेशन एनालिसिस, लाइक वो पर्टिकुलर सिस्टम किस नीश के लिए बिलोंग करता है। जैसे समझ लो कि वो बैंकिंग, जैसा मैंने पहले वाला बोला था कि बैंकिंग के रिलेटेड है, कि सारे के सारे बैंक अकाउंट्स जो मेरे नाम से है वो मुझे एक ऐप में चाहिए। तो मैंने देख लिया वो बैंकिंग एंड फाइनेंस के नीश वाला है, तो ये मैंने डिटेक्ट कर लिया, एनालाइज कर लिया। फिर मैं सिस्टम को डिज़ाइन करूँगी, मैं देखूँगी कि मैं उसमें कौन सा कोड यूज़ करने वाली, कौन सा लैंग्वेज यूज़ करूँगी, क्या होगा उसमें मेरा SRS देखूँगी। मैं SRS के हिसाब से जो है मैं आगे अपना डेवलपमेंट करती जाऊँगी उसमें। फिर आएगा सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन। अब इम्प्लीमेंट किया मैंने सामने वाले क्लाइंट को जो है मैंने डिलीवर कर दिया अपना सॉफ्टवेयर, मैंने उनको बोल दिया आप टेस्ट करके अब बताओ
कि आपको इसमें क्या कमियां लग रही, आपको इसमें क्या लूप होल्स लग रहे हैं, फिर वो जो है हम अपने अगले अपडेट्स में लेके आते रहेंगे। उसके बाद आता है सिस्टम इवैल्यूएशन एंड मेंटेनेंस। ये इवैल्यूएशन मतलब यही कि टेस्ट कर लिया, और फिर मेंटेनेंस मतलब फिर आगे के हमें अपडेट्स लेके आते रहने हैं। अगर उनको कोई क्वेरी आती है तो वो हमें पहुंच पाए, इसके लिए हमें कस्टमर केयर का यूनिट लगाना है, हमें कुछ पीपल डिप्लॉय करने पड़ेंगे जो खास करके यही देखे कि इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरीज आती है तो उनको सॉल्व करें। फिर आता है कि रोल क्या है सिस्टम एनालिस्ट का। अब देखो मेन रोल ये है सिस्टम एनालिस्ट का कि ये जो सॉफ्टवेयर बना रहा है ना, जो मेन उसका करता धरता है उस सॉफ्टवेयर का, जो सब कुछ उसने राइट फ्रॉम प्लानिंग से इम्प्लीमेंटेशन तक पूरा काम किया, उसी को हम कहेंगे उस पर्टिकुलर सिस्टम का सिस्टम एनालिस्ट। सिस्टम एनालिस्ट का मेन रोल्स भी यही है कि जैसे उसके जो अब हमने फेजेस देखे, उन फेजेस को ही इन्होंने यहाँ पे रख दिए है कि एज ए मेन रोल्स ऑफ सिस्टम एनालिस्ट। अब ये बता रहे कि एट्रीब्यूट्स यानी कि सिस्टम एनालिस्ट जो है उसके क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए। तो उसके इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छे होने चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छे होंगे तो ही वो डिटेक्ट कर पाएगा कि क्लाइंट की नीड क्या है, और उसी तरह से जो वो है वो क्लाइंट को अपना जो काम है वो अच्छे से डिलीवर कर पाएगा। फिर आते हैं टेक्निकल स्किल्स। अब ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके सिवा तो सिस्टम बिल्ड ही नहीं कर सकते। फिर आते हैं मैनेजमेंट स्किल्स। मैनेजमेंट स्किल्स इसलिए ताकि वो अगर एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर बिल्ड कर रहा है तो वो किस तरह से प्रॉब्लम्स को मैनेज कर रहा है, कैसे डील कर रहा है कोई भी दिक्कतें जो भी आ रही है उसके साथ। फिर आते हैं एनालिटिकल स्किल, उसके पास एनालिसिस भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए, ये भी अगेन प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब यही जो सारे स्किल्स है ये इन्होंने इलेबोरेट किए हैं। तो बस काफ़ी सिंपल सा टॉपिक है ये, आएगा इसका मतलब 2 to 3 MCQs ऑन एन एवरेज इसके आ सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन हु इज अटेम्प्टिंग फॉर PC3 दिस टाइम। लेट्स होप दैट द पेपर इज इजी। थैंक यू।